गोल्डन पंख और वानर राज सुबाहु पाताल भूत वंश के हत्यारे को मारने के लिए जा चुके थे। दूसरी ओर विराज वापस से वैभव के पास आ चुका था। विराज को सकुशल वापस देखकर वैभव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विराज ने वैभव की ओर देखकर कहा, देखो वहां सामने गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला के प्रभाव से कितने सारे पिशाची दैत्याकार जानवरों की लाशें पड़ी हैं। इनका मांस, खून और हड्डियां काफी काम का है। ये हमारे बहुत काम आ सकता है। जाओ और जाकर इकट्ठा करो। विराज की बात सुनते ही वैभव के चेहरे पर खुशी जगमगाने लगी। वो तेजी से दौड़कर वहां चला गया जहां पिशाची दैत्याकार जानवरों की लाशें पड़ी थी। ये सभी पिशाची दैत्याकार जानवर 4th, 5th और 6th ग्रेड के जानवर थे। वैभव का परिवार लंबे समय से पिशाची दैत्याकार जानवरों की खरीद फरोख्त करता रहा था, इसलिए वैभव को उन सभी लाशों का मूल्य अच्छे से मालूम था। उसके मन में कई कहानियां बुनने लगी जो वो अपने घर वापस लौटकर अपने भाइयों को सुनाने वाला था कि कैसे पिशाची दैत्याकार पर्वत पर उसने अपनी जान पर खेलकर कितने ही पिशाची दैत्याकार जानवरों को मार गिराया और एक बार तो बड़े भैया विराज को भी मरने से बचाया। लेकिन फिर उसे लगा, नहीं, बड़े भैया को बचाने वाली बात ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं कहूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक धारदार खंजर बाहर निकाल लिया। वो सामने पड़ी लाशों को हसरत भरी नजरों से देखने लगा। उसने सबसे पहले सभी पिशाची जानवरों के दिल अपने खंजर से बाहर निकाल लिए और उन्हें अपनी एक यूनिवर्स रिंग में रख लिया। अल्केमिस्ट समूह में इन दिलों की बहुत मांग थी और उन पिशाची दैत्याकार जानवरों के दिल से बहुमूल्य गोलियां बनाई जाती थी। इसके बाद उसने सभी दैत्याकार जानवरों की कुछ हड्डियों को काटकर उन्हें अपनी दूसरी यूनिवर्स रिंग में रख लिया। अपनी एक यूनिवर्स रिंग से खाली बोतलों को निकालकर उसमें उन दैत्याकार जानवरों का खून भर लिया। इस तरह कुछ ही देर में वैभव ने उन सभी पिशाची दैत्याकार जानवरों के शरीर के हर उस हिस्से को जिसे बाजार में बेचा जा सकता था, काटकर अपनी यूनिवर्स रिंग में रख लिया। वो सभी दैत्याकार जानवर अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं थे। सारा काम निपटाने के बाद वैभव थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। विराज भी आकर उसके बगल में बैठ गया। वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे दोनों को काफी राहत महसूस हो रही थी। विराज ने वैभव से कहा, ये काम करना तो तुम अच्छे से जानते हो। अपने गुरु से अपनी तारीफ सुनकर वैभव की आंखें चमक उठी। उसने उत्साह से कहा, बड़े भैया, नीले पहाड़ों के प्रांत की हमारी इमारत में जितने भी दैत्याकार जानवरों को खरीदा जाता है, उनका काफी सामान हमारे किले पर भी पहुंचता है, इसलिए मुझे अच्छा अनुभव था। वैभव अपना माहौल जमाने की कोशिश कर रहा था कि उसी समय वहां पर गोल्डन पंख और वानर राज सुबाहु आ गए। वानर राज सुबाहु को सामने देखकर वैभव की हालत खराब हो गई और वह डर के मारे विराज से चिपक गया और चीखने लगा, बड़े भैया, बचाइए, बचाइए। ये सुनकर विराज ने वैभव को शांत करते हुए कहा, वैभव, घबराओ नहीं, ये हमारे साथ ही है। ये सुनते ही वैभव की आंखें पलट गई। वो तुरंत विराज से हट गया। एक पल के लिए तो जिस तरह से वो विराज से लिपट गया था उसे बड़ी शर्म आई। उसने वानर राज सुबाहु को डरते हुए देखकर कहा, ये विशालकाय वानर जी हमारे साथ है, बड़े भैया, मगर कैसे? वैभव की उत्सुकता समझकर विराज ने कहा, पाताल भूत वंश के हत्यारे ने वानर राज सुबाहु की आत्मा पर सम्मोहन श्राप से उन्हें अपने बस में ले लिया था, लेकिन अब सब नियंत्रण में है। उसी समय गोल्डन पंख ने खुश होते हुए कहा, उस्ताद, पाताल भूत वंश का वो हत्यारा मारा गया। उस हत्यारे ने छिपकर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। उसी समय वानर राज सुबाहु भी वहां आ गए। हम दोनों ने मिलकर उसे जो भगाया, आप देखते तो आपकी तो हंसी ही नहीं रुकती। वो एक पर्वत से दूसरे, दूसरे पर्वत से तीसरे पर्वत भागता रहा। फिर ज्येष्ठ वानर राज सुबाहु ने उसे एक चक्रव्यूह में उलझा लिया और हम दोनों ने घेरकर उसे मार गिराया।
वानर राज सुबाहु ने अपना गदा जैसा हथियार हापुन दिखाते हुए कहा, इस हापुन से मैंने उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वैसे तुम्हारा ये शार्गिद बहुत ही शक्तिशाली है। इसके 9 अधूरे संसार ज्वाला के सामने तो वो पाताल भूत वंश का हत्यारा एकदम बेबस हो गया था। सच कहूं, अगर मैं भी इस ज्वाला के सामने पड़ जाऊं तो इसकी शक्ति से मुझे भी भागना ही पड़ेगा। विराज तेजी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो चुका था। उसने गोल्डन पंख के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शानदार, उस हत्यारे के मरने से वसु परिवार को बहुत ही कड़ा संदेश जाएगा। चलो अब नीले पहाड़ों के खंडहर की ओर चलते हैं। उसी जगह से कुछ ही दूर एक चट्टान के पीछे हरे रंग की पोशाक पहने वसु परिवार का एक युवा गुस्से से छटपटा रहा था। क्रोध से उसका माथा फटा जा रहा था। उसने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, इस एक लड़के में आखिर ऐसा क्या है कि हमारे इतने सारे हत्यारे इसके सामने मारे जा चुके हैं। पाताल भूत वंश के उस हत्यारे को तो भारी कीमत परिवार ने चुकाई थी। उफ़, मुझे लगा था कि इस विराज को मारकर वसु परिवार में मेरा दबदबा हो जाएगा, लेकिन इसके उलट मैं तो अपने परिवार को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा। ज्येष्ठ मारिच का गुस्सा शांत होने तक मुझे कुछ दिन कहीं छिपकर ही रहना होगा। ऐसा सोचते हुए हिकारत भरी नजरों से विराज को देखते हुए वो वहां से चला गया। विराज ने वानर राज सुबाहु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे चलना चाहिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुबाहु ने अपने दोनों हाथों को उसके कंधे पर रखते हुए कहा, विराज, तुम्हारे साथ मेरी आत्मा का सार संबंध जुड़ चुका है। अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं चला आऊंगा। वैसे क्या तुम काका अभय वर्धन के उस खजाने को हासिल करने के लिए ही नीले पहाड़ों के खंडहर जा रहे हो? वैभव देख रहा था कि उस 2 हाथियों जितने बड़े विशालकाय वानर के सामने विराज छोटा सा बच्चा लग रहा था। वो सोचने लगा, ये बड़े भैया इतने शक्तिशाली जानवरों से अपना संबंध कैसे जोड़ लेते हैं। मैं तो कितने ही योद्धाओं को जानता हूं जो इनके पास गए तो फिर कभी लौटकर नहीं आए, और यहाँ बड़े भैया के पास गोल्डन पंख और अब ये सुबाहु। मुझे भी बड़े भैया से ये हुनर सीखना होगा। सुबाहु की बात पर विराज ने जवाब दिया, हाँ, मैं वहां जाकर उस खजाने के बारे में पता लगाना चाहता हूं। ये सुनकर सुबाहु ने कहा, उस जगह मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो बस अपनी आत्मा से एक आवाज मुझे दे देना। मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच जाऊंगा। काका अभय वर्धन मुझे बहुत प्रिय थे, इसलिए तुम मेरे लिए मेरे अनुज की तरह हो। वानर राज सुबाहु की बात सुनकर विराज ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहने के बाद विराज, गोल्डन पंख और वैभव वहां से नीले पहाड़ों के खंडहर की ओर बढ़ चले। जिस समय गोल्डन पंख, विराज और वैभव तेजी से नीले पहाड़ों के खंडहर की ओर बढ़े जा रहे थे, उसी समय उन तीनों से बहुत दूर भूत प्रजाति की भूमि की एक गहरी दलदल के अंदर तेज हलचल होने लगी। उस गहरी खाई से भूतिया ऊर्जा तेजी के साथ बाहर निकली। उस भूतिया ऊर्जा के साथ एक आकृति भी उस गहरी दलदल से बाहर निकली। उसके शरीर से राक्षसी डरावनी आभा निकल रही थी। वो आकृति बीच हवा में तैरते हुए गुस्से से उबल रही थी। उस आकृति ने गुस्से से चीखते हुए कहा, आखिर ये कौन है? मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये आवाज वहां चारों ओर गूंज उठी। साथ ही डरावनी भूतिया ऊर्जा वहां चारों ओर फैल गई। उसी समय गहरी दलदल से एक दूसरी आकृति बाहर निकली और पहली आकृति के पास जाकर उससे कहा, अघासुर, क्या हुआ? उस आकृति की आवाज में पहली आकृति के लिए गहरी चिंता व्याप्त थी। विराज अगर उस समय वहां होता तो वो देखकर पहचान जाता कि वो आकृति हुबहू उस आकृति जैसी थी जिसने कलिंजर संस्थान के बाहर उस पर हमला किया था। उस आकृति की शक्ति कलिंजर संस्थान के बाहर हमलावर आकृति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अघासुर ने उस दूसरी आकृति के सवार पर जवाब दिया, परछाई सम्राट, मेरे प्रिय पुत्र किसी के हाथों मारा गया है। मुझे बदला चाहिए। दूसरी आकृति ने अघासुर को शांत करते हुए कहा,
अघासुर, तुम्हारा बेटा मानव प्रजाति के कलिंजर एम्पायर किसी की हत्या करने गया था। वो जगह इतनी साधारण नहीं है जितना मुझे लगा था। भूत प्रजाति के हमारे कितने ही हत्यारे वहां जाकर मारे जा चुके हैं। अभी अभी हमें खबर मिली है कि हमारा पाताल भूत वंश का एक हत्यारा जो कलिंजर एम्पायर में गया था वो मारा गया है। अघासुर, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी हद को समझना होगा। उस जगह पर किसी भी संत या उससे अधिक स्तर के योद्धा को बिल्कुल भी मत भेजना। परछाई सम्राट अघासुर को आगाह करना चाह रहा था कि कलिंजर एम्पायर में अपने हत्यारों को भेजना खतरे से खाली नहीं है। हमें बहुत सोच समझकर अपनी योजना को अंजाम देना होगा। अब तो परछाई सम्राट को लग रहा था कि अघासुर खुद भी कलिंजर एम्पायर जाएगा तो वो भी वहां मारा जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये भूत प्रजाति की बहुत बड़ी क्षति होगी। अघासुर भूत प्रजाति का एक महान योद्धा था। उसके बिना भूत प्रजाति की सीमा कमजोर हो जाती और इसका लाभ उठाकर आसपास की शक्तियां भूत प्रजाति के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेती। अघासुर प्रपंच साधना का शक्तिशाली रहस्यमय ताकतों का मालिक था, जिसके कारण 100 प्रजातियां उससे भय खाती थी और भूत प्रजाति से दूरी बनाकर रखती थी। परछाई सम्राट की बात सुनकर अघासुर ने खुद को शांत करते हुए कहा, आप चिंता न करें। मुझे अच्छे से मालूम है कि मुझे क्या करना है। वो कलिंजर एम्पायर की परिस्थिति और उसके अनोखेपन को अच्छे से समझता था। वो जानता था कि संत स्तर से कम स्तर का कोई भी भूत प्रजाति का योद्धा आसानी से छिपकर वहां जा सकता था। संत स्तर का योद्धा वहां भेजने पर कलिंजर एम्पायर में हाहाकार मच उठता था। इससे संत स्तर योद्धा पर आफत आ जाती थी। उसे मालूम था कि एक बार हड्डी प्रजाति का एक संत स्तर का योद्धा कलिंजर एम्पायर में चला गया था और अंत में वहां मारा गया था। उस शक्तिशाली संत स्तर योद्धा के मरने की वजह से हड्डी प्रजाति कमजोर हो गई थी। उसका लाभ उठाकर हड्डी प्रजाति की भूमि पर आसपास की शक्तियों ने हमला करके बड़े हिस्से को हड़प लिया। हड्डी प्रजाति को कई कीमती भूमियां गंवानी पड़ गई। इसलिए अघासुर ने खुद को शांत कर लिया था ताकि ठंडे दिमाग से कलिंजर एम्पायर में जाने की योजना बना सके। अघासुर को शांत होता देखकर परछाई सम्राट ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरे भी साथी कलिंजर एम्पायर में मारा गया है। चलो मिलकर बदला लेते हैं। ऐसा कहने के बाद परछाई सम्राट वहां से चला गया। ये नहीं पता चल सका कि क्या परछाई सम्राट या अघासुर ने किसी को कलिंजर एम्पायर भेजा था या नहीं। ये उस समय तक एक रहस्य ही था। परछाई सम्राट के जाने के बाद अघासुर वापस से गहरी दलदल में समा गया। विराज गोल्डन पंख और वैभव को लेकर नीले पहाड़ों के खंडहर जाने के लिए निकल चुका था, तो वहां पर उन लोगों के साथ क्या होने वाला था? क्या परछाई सम्राट और अघासुर आगे चलकर विराज के लिए कोई बड़ा खतरा बनने वाले थे? विराज को नहीं मालूम था कि भूत प्रजाति की दुनिया में क्या चल रहा था। वो गोल्डन पंख और वैभव चंद्रवंशी के साथ तेजी से पैशाची दैत्याकार पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलने लगा। गोल्डन पंख की पैनी आंखों और भांपने की कमाल की क्षमता के दम पर वो तीनों तेजी से पैशाची दैत्याकार पर्वत श्रृंखला के अंदर घुसते चले गए और नीले पहाड़ों के खंडहर पहुंच गए। नीले पहाड़ों का खंडहर पैशाची दैत्याकार पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में बसा था। वहां चारों ओर धुंध और बादल फैले हुए थे। उन घने बादलों और धुंध की वजह से वहां कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो रहा था। पैशाची दैत्याकार पर्वत श्रृंखला में रहने वाले सभी पैशाची दैत्याकार जानवर नीले पहाड़ों के खंडहर से दूरी ही बनाकर रखते थे। इसी वजह से वो जगह नीले पहाड़ों के खंडहर की सबसे शांत जगह थी। विराज ने देखा कि वहां पहाड़ों पर चारों ओर दूर दूर तक बादलों का ही विस्तार था। वहां चारों ओर जहां भी नजर जा रही थी, पहाड़ों पर चढ़ते, टकराते, उतरते, भिड़ते बादलों की ही चाल थी। हर तरफ धुंध और कोहरे का पहरा था।
अपने सामने के पहाड़ की ऊंची चोटी को बादलों में डूबा देखकर विराज ने आश्चर्य से कहा, अच्छा तो ये है नीले पहाड़ों का खंडहर। विराज को उन बादलों के अंदर किसी दिव्य शक्ति के होने का एहसास हो रहा था, क्योंकि कितना भी जोर लगाने के बावजूद विराज उन बादलों के पार नहीं देख पा रहा था। बादलों के उन घने आवरण को भेद पाने में उसकी नजरें नाकाम हो रही थी, मानो कोई दिव्य शक्ति उसकी नजरों को बादलों को भेदने से रोक रही हो। बादलों की उन घनी परतों को देखते हुए विराज ने कहा, जैसा कि किसी भी परित्यक्त भूमि से उम्मीद होती है, यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ अद्भुत है जो नजर नहीं आ रहा। नीले पहाड़ों का खंडहर भले ही केपलर यूनिवर्स की 10 सबसे खूंखार जगहों में सबसे निचले स्तर पर आती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये जगह खतरनाक नहीं थी। हालांकि बड़ी संख्या में योद्धा इस भूमि में आकर इससे सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। वैभव जो विराज के साथ खड़ा था उसने हल्की आवाज में कहा, बड़े भैया, मैंने सुना है कि प्रागैतिहासिक काल की कोई बड़ी शक्ति यहाँ मौजूद है जिसकी वजह से दैत्याकार जानवर यहाँ पर मारे जाते हैं। इसी वजह से नीले पहाड़ों का खंडहर दैत्याकार जानवरों का कब्रिस्तान कहा जाता है। वैभव की बात सुनकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो क्या तुम बादल भक्षण दिव्य जानवर की बात कर रहे हो? विराज ने भी नीले पहाड़ों के खंडहर में पाए जाने वाले उन महाशक्तिशाली लीजेंड के बारे में सुना था। साथ ही विराज ये भी जानता था कि तलवार मणि में अगर किसी का जिक्र है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई महान शक्ति ही हो। तलवार पूर्वज को किसी प्राचीन जगह में ये गुप्त जानकारी हासिल हुई थी। उस समय तलवार पूर्वज जवान थे। बादल भक्षण दिव्य जानवरों की शक्ति के बल पर विजयालय भूमि का निर्माण हुआ था। बादल भक्षण दिव्य जानवरों के शरीर से निकलने वाले बादलों की वजह से विजयालय भूमि में प्राकृतिक दीवार का जन्म हो गया। इन्हीं बादलों की वजह से बादल भक्षण दिव्य जानवरों के मृत शरीर लंबे समय तक सुरक्षित बने रहे। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। इसके अनगिनत सालों बाद ये जगह एक परित्यक्त भूमि बन गई। वैभव ने विराज की बात पर सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, चंद्रवंशी का राज्य नीले पहाड़ों के खंडहर के पास ही था। इस कारण से वैभव को इस जगह की हल्की समझ थी। उसे इस जगह पर पाए जाने वाले लीजेंड जानवरों के बारे में मालूम था। वैभव की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर विराज बादलों के समंदर में समा गया। वैभव और गोल्डन पंख भी विराज के पीछे पीछे बादलों के उस समंदर में समा गए। कुछ ही देर में उन तीनों ने नीले पहाड़ों के खंडहर की बाहरी सीमा पर फैले उन बादलों के झुंड को पार कर लिया। बादलों के झुंड को पार करते ही उनकी आंखों के सामने का नजारा तेजी से बदल गया। वहां चारों ओर दूर दूर तक धूल के टीले थे। चारों ओर बेहद ऊंची चोटियों वाले पर्वत थे और रह रहकर उन पर्वतों से दिल को दहला देने वाली जानवरों के दहाड़ने की आवाजें आ रही थी। उन शक्तिशाली दहाड़ों को सुनकर विराज ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा, लगता है वो अफवाहें सत्य थी। बादल भक्षण दिव्य जानवर यहाँ पर यात्रा करके आए थे। वहां चारों ओर पर्वत रहस्यमय रचनाकार तिलिस्म से भरे पड़े थे। ये रचनाकार तिलिस्म प्राचीन दैत्यकार देव संप्रदाय द्वारा बनाए गए थे। उन पर्वतों पर दहाड़ने वाले दैत्याकार जानवर दैत्याकार देव संप्रदाय के दैत्याकार जानवर थे। समय के साथ ये दैत्याकार जानवर नीले पहाड़ों के खंडहर में पनपते चले गए। विराज की बात सुनकर वैभव ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, बादल भक्षण दिव्य जानवर, दुर्भाग्य से वो सभी दैत्याकार जानवर प्रागैतिहासिक काल में ही मारे गए थे। उन्हीं में से कुछ दैत्याकार देव संप्रदाय के दैत्याकार जानवर ही बचे रह पाए थे। हालांकि आगे चलकर दैत्याकार देव संप्रदाय के नष्ट होने के साथ ही बादल भक्षण दिव्य जानवरों का पूरी तरह से सफाया हो गया। इससे पहले वैभव अपनी बात पूरी करता गोल्डन पंख ने तेज आवाज में कहा, उस्ताद, खतरा संभल कर।
गोल्डन पंख की आवाज सुनते ही विराज चौकन्ना हो गया और उसने अपनी समर सिंह की अधूरी तलवार को बाहर निकाल लिया और अपने चारों ओर पैनी नजरों से देखने लगा। गोल्डन पंख के शब्दों से वो समझ गया था कि कोई खतरा तेजी से उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। वो सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा था और जानता था कि कैप्लर यूनिवर्स की इस 10वीं सबसे खूंखार जगह पर किसी भी स्तर तक का खतरा उसके सामने उपस्थित हो सकता था। उसे अच्छे से मालूम था कि उसकी एक गलती या लापरवाही और वो यहाँ जमीन पर हड्डियों का ढेर बनकर बिखरा पड़ा होगा, जैसे कि वहां पर पहले से ही बड़ी मात्रा में चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। उसी समय पास की ही एक झाड़ी से एक खूनी लाल पाइथन आया और विराज पर हमला करने के लिए तेजी से बाहर निकलकर आया। विराज जो चौकन्नी निगाहों से अपने चारों ओर देख रहा था, उस खूंखार लाल पाइथन को देखते ही पहचान गया। वैभव ने जैसे ही उस खूनी लाल पाइथन को देखा तो घबराहट से उसका बुरा हाल हो गया और वो चीखते हुए बोला, खूनी पाइथन। वैभव को उस खूनी पाइथन की अच्छे से समझ थी। ये दैत्याकार जानवर अगर एक बार अपने शिकार को देख लेते थे तो आसानी से अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ते थे, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति ही उनके सामने आकर न खड़ी हो जाए। विराज पहले भी वाटरबर्ग माउंटेन में एक पाइथन का सामना कर चुका था। उस पाइथन से बचने के क्रम में ही उसे वो गुफा मिली थी जहां पर अग्निदेवी वैधी की पेंटिंग मौजूद थी और उस पेंटिंग के अंदर पाराशल। ये खूनी पाइथन तो उस पाइथन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उस खूनी लाल पाइथन को देखकर विराज ने वैभव से कहा, वैभव जल्दी से छिपो। ये एक शक्तिशाली जानवर है, इससे निपटना आसान नहीं होने वाला। वैभव को अपनी क्षमता का अच्छे से भान था। वो जानता था कि उस खूनी लाल पाइथन का एक बार उसकी जिंदगी की लौ को बुझाने के लिए काफी था, इसलिए बिना कोई देर लगाए उसने वही पास ही एक गुफा ढूंढ ली और उस गुफा के अंदर जाकर वहां पर रचनाकार परत बनाकर अपने आप को छिपा लिया। जैसे ही वैभव ने अपने आप को उस गुफा के अंदर छिपाया, उसी समय एक पक्षी जैसी आकृति का एक दैत्याकार जानवर घने जंगलों से निकलकर उनकी ओर आने लगा। उस दैत्याकार जानवर की पूंछ से बहुत ही विषैली गैस बाहर निकल रही थी। वो दैत्याकार जानवर उस विषैली गैस से पूरी तरह से घिरा हुआ था। उस दैत्याकार जानवर को देखकर विराज के चेहरे पर खौफ के बादल बरसने लगे और उसने गंभीर आवाज में कहा, जहरीला दानव पक्षी। जहरीले दानव पक्षी सेकेंड ग्रेड दैत्याकार जानवर थे। वो बहुत कमजोर पक्षी होते थे और उनकी पूंछ से निकलने वाली विषैली गैस भी जानलेवा नहीं होती थी। कितने ही योद्धा इस पक्षी का शिकार कर चुके थे, लेकिन विराज के सामने जो जहरीला दानव पक्षी मौजूद था वो एकदम अलग था। उसके शरीर से निकलने वाली आभा एक 7th ग्रेड दैत्याकार जानवर की आभा थी। साथ ही उसकी पूंछ से निकलने वाली विषैली गैस प्राणघातक थी। वो पक्षी जहां जहां से भी होकर गुजर रहा था, वहां की वनस्पति उस विषैली गैसों के प्रभाव से तुरंत ही मुरझाकर सूख जा रही थी या काली पड़ जा रही थी। गोल्डन पंख ने उस जहरीले दानव पक्षी को देखते हुए विराज से कहा, उस्ताद, इस दैत्याकार पक्षी को मैं संभाल लूंगा। गोल्डन पंख पुनर्जन्म के 6 मार्गों से आने वाले प्रहलाद प्रजाति का दैत्याकार जानवर था। प्रहलाद प्रजाति के दैत्याकार जानवर भी जहर छोड़ने में अच्छे खिलाड़ी थे। हालांकि गोल्डन पंख को अभी तक अपने शरीर से जगह छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन अब उसके सामने विषैली गैस छोड़ता एक दैत्याकार पक्षी था जो किसी कारण से रूपांतरित होकर शक्तिशाली दैत्याकार जानवर बन चुका था। तो ऐसे दैत्याकार पक्षी पर अपने जहर का उपयोग करने के लिए गोल्डन पंख बेकरार हो गया। विराज ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, जाओ। विराज प्रहलाद प्रजाति के गोल्डन पंख की असल शक्ति से अच्छे से वाकिफ था और जानता था कि गोल्डन पंख किस हद तक जाकर चीजों को झेल सकता था। इसलिए उसे मालूम था कि गोल्डन पंख के दिमाग में इस समय क्या चल रहा था। विराज ने वापस अपना ध्यान खूनी लाल पाइथन पर लगा लिया। वो जानता था कि भले ही जहरीला दानव पक्षी कितना भी शक्तिशाली था,
वो इतना शक्तिशाली नहीं था कि उससे डरकर खूनी लाल पाइथन वहां से भाग जाए। खूनी लाल पाइथन की शक्ति उस जहरीले दानव पक्षी से ज्यादा थी, इसलिए उसके जहर का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। विराज ने महसूस किया कि ये सभी दोनों दैत्याकार जानवर किसी शक्तिशाली दैत्याकार जानवर के खौफ से बचकर भाग रहे थे। विराज ने उस ओर देखा जहां पर गोल्डन पंख और जहरीला दानव पक्षी आपस में लड़ रहे थे। गोल्डन पंख का शरीर गहरे लाल रंग के किसी पदार्थ से ढका हुआ था और वो पूरी शक्ति के साथ जहरीले दानव पक्षी के साथ लड़ रहा था। गोल्डन पंख लगातार अपने शरीर से निकलने वाले गहरे लाल रंग के रसायन को जहरीले दानव पक्षी पर छोड़े जा रहा था, जिससे जहरीले दानव पक्षी का शरीर धीमा पड़ता जा रहा था। उस लाल रंग के रसायन के प्रभाव से जहरीले दानव पक्षी का शरीर तेजी से मरता जा रहा था। ये देखकर विराज को तसल्ली हो गई कि गोल्डन पंख उस जहरीले दानव पक्षी को संभाल लेगा। ऐसा महसूस कर उसने फिर से अपना सारा ध्यान खूनी लाल पाइथन पर लगा दिया। उसके शरीर से वहशी तलवार धार निकलने लगी। विराज पूरी मुस्तैदी से खूनी लाल पाइथन पर अपना ध्यान टिकाए हुए था। उसी समय उसी के पास मौजूद एक पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा ढह गया। इसके ठीक बाद दो बेहद शक्तिशाली सींग उस पहाड़ी के टूटे हिस्से के ऊपर प्रकट हुए। वो दोनों सींग बेहद पैने थे, मानो दो शक्तिशाली तलवारें हो जिनमें दुनिया को फतह करने की शक्ति विद्यमान हो। उस भयानक और महाशक्तिशाली सींगों वाले जानवर को देखकर विराज के प्राण पखेरु उड़ने लगे। उसने डरते हुए कहा, सींग वाला ड्रैगन। ऐसा कहकर खौफ और घबराहट की लहर उसके सारे शरीर से दौड़ गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी शक्तिशाली दैत्याकार जानवर नहीं देखा था। उस दैत्याकार जानवर की शक्ति के सामने उसकी शक्ति बौनी थी। विराज के सामने साक्षात मौत तेजी से बढ़ी चली आ रही थी, तो क्या विराज उस साक्षात मौत का सामना कर पाएगा? क्या विराज अपने पूर्वज के उस खजाने तक पहुंच पाएगा जिसे ढूंढने वो यहां आया था? सींग वाला ड्रैगन एक 9th ग्रेड का दैत्याकार जानवर था, जिसकी शक्ति के सामने बड़े बड़े सूरमा पानी भरते थे। यहां तक कि सींग वाला ड्रैगन एक जीवनरस अमृत स्तर योद्धा तक को मार गिराने की शक्ति रखता था। पूरे कैप्लर यूनिवर्स में इनकी संख्या गिनी चुनी थी। विराज ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नीले पहाड़ों के खंडहर में सींग वाला ड्रैगन जैसा खूंखार और महाबलशाली दैत्याकार जानवर उसे मिल जाएगा। ऐसे महाबलशाली दैत्याकार जानवर को देखकर विराज के दिल में कई सारे संशयों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसने खुद से ही कहा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इस दैत्याकार जानवर को यहां नहीं होना चाहिए था। ज्येष्ठ पाराशल जिस समय नीले पहाड़ों के खंडहर में आए थे, वो यहां से आसानी से बाहर निकल पाने में कामयाब रहे थे, जबकि उस समय वो मात्र एक मार्शियल सम्राट स्तर के योद्धा ही थे। पाराशल के अलावा कितने ही शिकारी समूह और योद्धा नीले पहाड़ों के खंडहर आते रहते हैं और यहां से सकुशल लौटते रहते हैं। इतने शक्तिशाली दैत्याकार जानवर के रहते सुरक्षित लौट पाना तो संभव नहीं है। तो फिर मेरे आते ही इतना शक्तिशाली दैत्याकार जानवर से मेरा सामना कैसे हो गया? कुछ तो है जो मेरी आंखों के सामने नहीं आ रहा। विराज को मालूम था कि नीले पहाड़ों का खंडहर कैप्लर यूनिवर्स के सबसे खतरनाक जगहों में से एक था। फिर भी एक सींग वाले ड्रैगन के यहाँ होने का मतलब था कि ये जगह कैप्लर यूनिवर्स की 8वीं और 9वीं खतरनाक जगहों से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। विराज ने लंबी गहरी सांस ली और सींग वाले ड्रैगन की ओर देखने लगा। सींग वाला ड्रैगन बहुत तेज रफ्तार से उसी की ओर बढ़ा चला आ रहा था। सींग वाले ड्रैगन के विराज की ओर आने की वजह से खूनी लाल पाइथन वहां से भाग चुका था। इसी से सींग वाले पाइथन की विकरालता का पता लग रहा था कि उसके होने के एहसास मात्र से खूनी लाल पाइथन उस जगह पर एक पल के लिए भी नहीं रुका, जबकि वो विराज को अपना शिकार मन ही मन मान चुका था। सींग वाले ड्रैगन को तेजी से अपनी ओर आता देखकर विराज ने समर सिंह की अधूरी तलवार को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर से वहशी कातिलाना आभा निकलने लगी।
उसी समय उसके दिल में मौजूद तलवार पूर्वज की तलवार मणि जोर जोर कंपन करने लगी। अगले ही पल विराज के शरीर से एक बेहद शक्तिशाली आभा निकलने लगी, जिसका प्रभाव वहां आसपास अच्छे से महसूस किया जा सकता था। खतरे को भांपकर दहकता आकाश ज्वाला ने विराज के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाना शुरू कर दिया। कई हाथियों जितना विशालकाय वो सींग वाला ड्रैगन अपने भारी भरकम शरीर से आसपास के पेड़ पौधों को तोड़ता कुचलता हुआ तेजी से आगे बढ़ता चला आ रहा था। उसके तेज तेज कूदकर चलने के कारण धरती रह रहकर हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर भूकंप की जोरदार लहरें चल रही हो। आसपास के सभी दैत्याकार जानवर सींग वाले ड्रैगन की दहाड़ से ही अपने अपने बिलों में जा छिपे थे। सारा माहौल डरावना हो चुका था। मौत सींग वाले ड्रैगन का भेष भरकर तेजी से विराज की ओर फन उठाए बढ़ती चली आ रही थी। सींग वाला ड्रैगन जहां से भी होकर गुजर रहा था, वहां भारी तबाही मचाता हुआ चला आ रहा था। बड़ी बड़ी चट्टानें उसके एक वार से मिट्टी के चूरमा में बदल जा रही थी। बड़े बड़े पेड़ उस सींग वाले ड्रैगन के बल से जड़ समेत उखड़कर नीचे गिर जा रहे थे। सींग वाला ड्रैगन गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और विराज के सिर में अपना सींग घुसाकर उसके शरीर को नष्ट कर देने पर आमादा था। इस भयानक नज़ारे को देखने के बाद भी विराज पूर्ण एकाग्रता के साथ सींग वाले ड्रैगन को अपनी ओर आते देखे जा रहा था। जल्दी ही सींग वाला ड्रैगन विराज के एकदम नजदीक पहुंच गया। उसका शक्तिशाली, विशालकाय और एकदम सफेद सींग डर और खौफ का एक ऐसा वातावरण सृजित कर रहा था कि कमजोर दिल वाला इंसान तो उसे देखकर ही मारा जाए। लेकिन विराज अपलक नजरों से उसे देखे जा रहा था। सींग वाला ड्रैगन विराज के एकदम नजदीक आ चुका था और किसी भी समय उन दोनों की टक्कर होने वाली थी। अगर वो टक्कर हो जाती तो कोई अंधा भी बता देता कि उस टक्कर का परिणाम क्या रहने वाला था। जैसे ही सींग वाले ड्रैगन का शक्तिशाली सींग विराज के शरीर पर गिरने वाला था, वहां पर हवा का एक जोरदार झोंका चला। अगले ही पल सींग वाले ड्रैगन ने विराज के शरीर में अपना सींग घुसा दिया। ऐसा होते ही विराज का शरीर खंड-खंड होकर गायब हो गया। सींग वाले ड्रैगन ने विराज को नहीं, विराज की आफ्टर इमेज को खंड-खंड कर डाला था। जिस समय सींग वाले ड्रैगन ने विराज की आफ्टर इमेज को खंड-खंड किया था, उसी समय सींग वाले ड्रैगन के ऊपर एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा प्रकट हुई। बिजली के करंट की तरह वो तलवार ऊर्जा चमक उठी और आकर सीधे सींग वाले ड्रैगन के माथे के बीचों बीच बने एक बेहद बारीक हल्के हरे रंग के निशान पर आकर गिर पड़ी। ऐसा होते ही एक सफेद रंग का क्रिस्टल जो उस सींग वाले ड्रैगन के माथे के ठीक बीच में गढ़ा था, वो जोरदार विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। ऐसा होते ही सींग वाले ड्रैगन ने दर्द से भरकर जोरदार दहाड़ लगाई। उसके सारे शरीर में दर्द की तेज लहर दौड़ गई। उसी समय सींग वाले ड्रैगन के नजदीक ही विराज आकर खड़ा हो गया। उस सींग वाले ड्रैगन को शांत भाव से देखा। जिस समय सींग वाला ड्रैगन विराज की तरफ मौत बनकर तेजी से भागा चला आ रहा था, विराज के पास उससे बचने का कोई तरीका नहीं था। वो या तो इस समय चीखता दानव ड्रैगन को बुला सकता था या फिर रक्षक टेलीपोर्ट की मदद से वहां से फरार हो सकता था। वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था। ठीक उसी समय उसे वानरराज सुबाहु की याद आ गई, जो लंबे समय से दैत्याकार पैशाची पर्वत पर रह रहा था। उसने सोचा, शायद इस सींग वाले ड्रैगन का सामना करने में वो मेरी मदद कर सके। ऐसा सोचते ही आत्मा के सार संबंध से उसने वानर राज सुबाहु से संबंध स्थापित किया। संबंध स्थापित होते ही विराज ने अपने दिमाग की तरंगों से उसे संदेश भेजा कि एक सींग वाला ड्रैगन उसकी ओर तेजी से हमला करने आ रहा है, उसे क्या करना चाहिए। विराज का संदेश मिलते ही वानर राज सुबाहु ने तुरंत विराज को संदेश भेजा, विराज, सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। सींग वाले ड्रैगन भले ही कैप्लर यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली दैत्याकार जानवरों में से एक हो, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो कोई नहीं जानता। मुझे इस कमजोरी के बारे में एक बार एक संत स्तर के योद्धा ने बताया था।
उनका सामना उस सींग वाले ड्रैगन से हो गया था और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस सींग वाले ड्रैगन को मार गिराया था। सींग वाले ड्रैगन के माथे के ठीक बीच में एक बहुत छोटा हरे रंग का निशान होता है। इस निशान को आंखों से देख पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी पूर्ण एकाग्रता के साथ सींग वाले ड्रैगन के माथे के ठीक बीच में देखोगे तो तुम्हें वो छोटा हरे रंग का निशान दिख जाएगा। उस हरे रंग के निशान के अंदर एक क्रिस्टल होता है जो इन सींग वाले ड्रैगन का ऊर्जा घर होता है। इनके अंदर की अथाह शक्ति उसी ऊर्जा घर से आती है। एक बार तुमने वो क्रिस्टल समाप्त कर दिया तो उनका ऊर्जा घर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तब उनकी शक्ति किसी 6th ग्रेड दैत्याकार जानवर जितनी ही रह जाएगी। इसके बाद तुम्हें इस सींग वाले ड्रैगन का सींग काटना होगा। सींग कटते ही सींग वाला ड्रैगन एक 2nd ग्रेड दैत्याकार जानवर जितना ही शक्तिशाली रह जाएगा। बाकी आगे क्या करना है वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वानर राज सुबाहु का संदेश मिलते ही विराज का मरा हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया। वो उस 9th ग्रेड सींग वाले ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। वानर राज सुबाहु से उसे एकदम सही समय पर एकदम सही जानकारी मिल गई थी। वो सोचने लगा, बुरे से बुरी घटना में भी कई बार कुछ अच्छाई छिपी रहती है। ना वसु परिवार पाताल भूत प्रजाति को मुझे मारने भेजता, ना वो वानर राज सुबाहु को अपने वश में करके मेरे ऊपर हमला करवाता, और ना मेरी मुलाकात वानर राज सुबाहु से होती, और न वानर राज सुबाहु मुझे उस 9th ग्रेड ड्रैगन का सामना करने का तरीका बताते। विराज को 9th ग्रेड सींग वाले ड्रैगन का सबसे कमजोर बिंदु मिल चुका था। अपनी फुर्ती, शक्ति और क्षमता के बल पर विराज ने एक ही वार में सींग वाले ड्रैगन के उस क्रिस्टल को नष्ट कर दिया था। क्रिस्टल के नष्ट होते ही सींग वाले ड्रैगन की शक्ति तेजी से कम होने लगी। वो दर्द से छटपटाता हुआ जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतने गुप्त राज के बारे में उसके शिकार को कैसे पता चल गया था। सींग वाले ड्रैगन को तड़पता हुआ देखकर विराज के चेहरे पर खुशी जगमगाने लगी। वानर राज सुबाहु की जानकारी एकदम सटीक थी। उसकी नजर अब जाकर सींग वाले ड्रैगन के सींग पर टिक गई। एक बार वो उस सींग को काट देता तो सींग वाला ड्रैगन किसी के लिए भी एक आसान शिकार बन जाता। अपने क्रिस्टल को नष्ट होता देखकर सींग वाला ड्रैगन दर्द और गुस्से से पागल हो उठा। उसने घूरकर विराज की ओर देखा जो उसी को देखे जा रहा था और उस पर हंस रहा था। ये देखकर उसका गुस्सा और जोरों से भड़क गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। अगले ही पल सींग वाला ड्रैगन अपनी जगह से तेजी से हट गया और विराज पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसके चारों ओर खूनी आभा की एक शक्तिशाली परत विकसित हो गई। ये देखते ही विराज सतर्क हो गया और स्वर्ग की कदम की फुर्तीली रफ्तार से अपनी जगह से हट गया। विराज ने सीधे सीधे उस पर हमला नहीं किया क्योंकि उसकी खूनी आभा की परत बहुत शक्तिशाली थी। उस खूनी आभा की परत को भेदना कोई आसान काम नहीं था। बिना उस परत को भेदे विराज उस सींग वाले ड्रैगन का सींग नहीं काट सकता था। एक बार फिर सींग वाले ड्रैगन ने विराज की तरफ दौड़ लगा दी। विराज एक बार फिर तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया। उसी समय विराज के शरीर की आफ्टर इमेज को भेदते हुए सींग वाले ड्रैगन का सींग जमीन में जाकर लगा। ऐसा होते ही जमीन में कई मीटर गहरा सुराग हो गया। विराज सींग वाले ड्रैगन की शक्ति को अच्छे से समझता था और ये जानता था कि वो लंबे समय तक सींग वाले ड्रैगन के हमलों से बच नहीं पाएगा। उसे कुछ भी करके सींग वाले ड्रैगन पर हमला करना ही था। विराज जिस समय सींग वाले ड्रैगन का सामना कर रहा था, उसी समय विराज से कुछ दूरी पर एक पर्वत की चोटी पर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बादलों के समंदर में खड़ा था। उसकी आंखें बादलों के उस घने कोहरे को भेदकर विराज को उस सींग वाले ड्रैगन का सामना करते हुए देखे जा रही थी। विराज को एकटक नजरों से देखते हुए उस सुंदर नौजवान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा,
तलवार पूर्वज का शिष्य, प्रहलाद प्रजाति के दैत्याकार जानवर का उस्ताद और मेरी अधूरी तकनीक का ज्ञाता। शानदार, जबरदस्त, दिलचस्प। ये लड़ाई देखकर साफ समझ आ रहा है कि ये सींग वाला ड्रैगन इस लड़के का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। न जाने कितने अनगिनत सालों से मैं यहाँ पहरेदारी कर रहा हूँ। लगता है अब जाकर मेरे पास एक मौका है जब मैं यहाँ से आजाद हो सकूंगा। आखिर कौन था ये सुंदर नौजवान जो बादलों के समंदर में खड़ा होकर विराज को लड़ते देख रहा था? आखिर विराज को देखकर उस सुंदर नौजवान को क्यों लग रहा था कि वो अनगिनत वर्षों की पहरेदारी से आजाद हो सकता था? आखिर वो सुंदर नौजवान किस चीज की पहरेदारी कर रहा था? विराज वैभव और गोल्डन पंख के साथ नीले पहाड़ों के खंडहर आ चुका था। यहाँ आने पर उसका सामना सींग वाले ड्रैगन से हुआ। विराज ने उस पर प्रहार करके उसकी ऊर्जा का घर, उसका क्रिस्टल नष्ट कर दिया। विराज और सींग वाले ड्रैगन की लड़ाई को वही कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही ऊंचे पर्वत के शिखर पर खड़े होकर एक सुंदर नौजवान देख रहा था। विराज की बहादुरी से वो बहुत प्रभावित हो रहा था। बादलों के समंदर में खड़े उस सुंदर नौजवान ने विराज को देखकर कहा, अब तो मुझे याद ही नहीं कि इस जगह की मैं कब से पहरेदारी कर रहा हूँ। लगता है मेरे आजाद होने का वक्त आ चुका है। हालांकि मेरी इस महान धरोहर का तलवार पूर्वज के एक शिष्य के हाथों में जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यहाँ रहकर धूल में सड़ने से अच्छा है यहाँ से निकल जाना ही रहेगा। ऐसा कहकर सुंदर नौजवान ने सामने की ओर देखा और अपने एक हाथ को हवा में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही उसके चारों ओर मौजूद बादलों का समंदर छंटने लगा। उसी समय एक विशालकाय, आकर्षक, चकाचौंध से भरा महल बादलों के ऊपर दिखाई देने लगा। हालांकि बादलों के घने समंदर की वजह से नीचे से देखकर कोई नहीं बता सकता था कि बादलों के ऊपर इतना विशालकाय महल मौजूद था। उस विशालकाय महल के दरवाजे के ऊपर कुछ शब्द खुदे हुए थे, दैत्याकार जानवरों का दिव्य मंदिर। उस मंदिर से अनंत और प्राचीन आभा निकल रही थी, जिससे वहां आसपास भारी दबाव महसूस किया जा सकता था। विराज को नहीं मालूम था कि बादलों के ऊपर क्या चल रहा था। वो सींग वाले ड्रैगन के शरीर से निकलने वाली खूनी आभा की वजह से वो सींग वाले ड्रैगन पर हमला नहीं कर पा रहा था। वानर राज सुबाहु ने उसे बताया था कि सींग वाले ड्रैगन लगातार अपने शरीर से खूनी आभा का कवच नहीं बना पाते और बीच में कुछ पलों के लिए उनका खूनी आभा का कवच हट जाता था। विराज के पास उस सींग वाले ड्रैगन का सींग काटने का यही कुछ पलों का समय था। विराज चौकन्नी नजरों से सींग वाले ड्रैगन से बच रहा था। सींग वाला ड्रैगन अभी तक कई प्रहार विराज पर कर चुका था, लेकिन विराज सही समय का इंतजार करते हुए बचता जा रहा था। कुछ ही समय बाद विराज ने देखा कि सींग वाले ड्रैगन से निकलने वाला खूनी आभा कवच कमजोर पड़ रहा था। ये देखते ही विराज ने समर सिंह की अधूरी तलवार से सींग वाले ड्रैगन पर हमला कर दिया। सींग वाले ड्रैगन के ऊपर वो प्रकट हुआ और उसने एक ही वार में सींग वाले ड्रैगन का सींग काट डाला। अपना सींग कटते ही सींग वाला ड्रैगन दर्द से छटपटा उठा और जमीन पर गिर पड़ा। विराज के इस वार से वो मौत की दहलीज पर पहुंच चुका था। सींग कटने पर कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसके सुरक्षा तंत्र को भेद डाला था। विराज के पास कोई साधारण तलवार नहीं थी, वो महान सम्राट समर सिंह की दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत तलवार थी, जिसमें तलवार मणि की शक्ति मिल गई थी। साथ ही वहशी तलवार धार के मिल जाने के बाद तो विराज की तलवार की शक्ति हद से ज्यादा हो गई थी। इसी वजह से वो एक ही वार में सींग वाले ड्रैगन का सींग काट सका, नहीं तो सींग वाले ड्रैगन का सींग एक तो क्या कई वारों में भी काट पाना किसी योद्धा के लिए मुमकिन नहीं था। इतने शक्तिशाली वार को करने की वजह से विराज के शरीर की काफी सारी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी, इसलिए वो पद्मासन लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और अपनी ऊर्जा का पुनः संचार करने लगा। सींग वाले ड्रैगन की आभा अभी भी वहां चारों ओर मौजूद थी। उसकी आभा के कारण कोई भी दैत्याकार जानवर वहां आसपास भी मंडराने वाला नहीं था,
इस कारण से विराज किसी भी दैत्याकार जानवर के हमले से बेफिक्र था। वैभव, जो लंबे समय से एक गुफा के अंदर छिपा हुआ था, उसने जब विराज को साधना की अवस्था में बैठा देखा तो वो समझ गया कि युद्ध समाप्त हो चुका था। ये समझते ही वो अपना रचनाकार कवच तोड़कर गुफा से बाहर निकल आया। गुफा से बाहर आते ही उसने सींग वाले ड्रैगन की लाश को जमीन पर पड़ा देखा तो वो हतप्रभ रह गया। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि विराज ने उस सींग वाले ड्रैगन को मार गिराया था। अगले ही पल वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि बाजार में उस सींग वाले ड्रैगन की लाश एक बहुमूल्य खजाना थी। वो खुशी से विराज की ओर देखने लगा, जिसने इस महान शक्तिशाली दैत्याकार जानवर को अपनी तलवार से नेस्तनाबूद कर दिया था। वैभव ने खुशी से उछलते हुए कहा, इसके सींग के लिए तो व्यापारी आपस में लड़ मरेंगे। सींग वाले ड्रैगन का सींग बाजार में मिलता ही कहाँ है, इसका तो मनमाना दाम वसूलूंगा। सींग वाले ड्रैगन के दिल से तो ताकत बढ़ाने की गोलियां बनाई जाती है, और इसका खून को कितने ही रसायनों को बनाने में काम आएगा। बड़े भैया, आपने तो पूरा का पूरा खजाना ही लूट डाला। विराज, जो ध्यान की मुद्रा में बैठा था, उसके कानों में वैभव के शब्द पड़े। उसने अपनी आंखें खोल ली और वो वैभव की ओर देखने लगा, जो इस समय खुशी से झूम रहा था। अपनी जगह से खड़े होकर विराज ने वैभव से कहा, ये सींग वाला ड्रैगन अब तुम्हारे हवाले। इसके सभी हिस्सों को काटकर रख लो और इसका सौदा करने का सारा दायित्व तुम्हारा। विराज की बात सुनकर वैभव ने विराज को एक सैल्यूट मारते हुए कहा, जैसा बड़े भैया कहे। ऐसा कहते ही उसने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक धारदार खंजर बाहर निकाल लिया और उससे सींग वाले ड्रैगन की लाश पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में वैभव ने उसका सींग, दिल, मांस, खून, हड्डी सभी अलग अलग कर कई सारी यूनिवर्स रिंग में भर लिया। सारा काम निपटाने के बाद वैभव जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सुस्ताने लगा। उसी समय गोल्डन पंख अपने पंजों में जहरीले दानव पक्षी की लाश को दबोचे हुए वहां आ पहुंचा। वहां आकर उसने अपने पंजों से उस जहरीले दानव पक्षी की लाश को नीचे गिरा दिया। जहरीले दानव पक्षी की लाश आकर वैभव के सामने गिरी। उस जहरीले दानव पक्षी की लाश को देखकर विराज ने वैभव से कहा, वैभव, इसकी पूंछ को काट लो और बाकी हिस्सा रहने दो। हमें बाकी हिस्सा नहीं चाहिए। जहरीले दानव पक्षी की पूंछ में शक्तिशाली जहर मौजूद था, जिसका बाजार में अच्छा मूल्य मिल सकता था। इसके अलावा विराज को उस जहरीले दानव पक्षी से कुछ और नहीं चाहिए था। बिना किसी हिचकिचाहट के वैभव ने अपने खंजर से जहरीले दानव पक्षी की पूंछ काटकर उसे अपनी यूनिवर्स रिंग में रख लिया। उसे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। उसके दिमाग में न जाने कितनी ही कहानियां घूमने लगी, जिसे वो अपने भाइयों को सुनाकर अपनी छाप उन पर छोड़ने वाला था। सारा काम निपटाने के बाद वैभव विराज की ओर देखने लगा। ये देखकर विराज ने कहा, चलो विजयालय भूमि के खंडहरों की ओर चलते हैं। ऐसा कहकर विराज आगे बढ़ चला। वैभव और गोल्डन पंख विराज के पीछे पीछे चलने लगे। जल्दी हो वो सभी एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर पहुंच गए और वहां पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। उस ऊंचे पर्वत पर चढ़ते समय रास्ते में काफी सारे खंडहर आते जा रहे थे। उन खंडहरों को देखकर विराज ने कहा, इस जगह को देखकर ही लग रहा है कि ये विजयालय भूमि के खंडहर ही है। उसी जगह पर रास्ते के ही एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए विराज ने वैभव से कहा, रास्ते में तुम्हें जो ये अधूरा रचनाकार पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये आत्मा का निवास रचनाकार पैटर्न है। इसे ध्यान से देखो और जितना हो सके समझने की कोशिश करो। ये सुनते ही वैभव ध्यान से उस आत्मा का निवास रचनाकार पैटर्न को देखने लगा। आत्मा का निवास रचनाकार पैटर्न के बारे में पाराशल की किताब में भी जिक्र था। हालांकि पाराशल की किताब में आत्मा का निवास रचनाकार का जो पैटर्न दिया गया था वो साधारण किस्म का पैटर्न था, जबकि वैभव के सामने जो आत्मा का निवास पैटर्न था वो काफी जटिल और अलग किस्म का पैटर्न था। समय के साथ इस पैटर्न की कई परतें नष्ट होती चली गई और ये एक अधूरा पैटर्न बनकर रह गया था।
वैभव को आत्मा का निवास रचनाकार पैटर्न का अध्ययन करने भेजने के बाद विराज ने आकाश की ओर देखकर तेज आवाज में कहा, और कितने समय तक ऐसे छिपकर रहने की तुम्हारी योजना है? दिलचस्प। जैसा कि तलवार पूर्वज के शिष्य से अपेक्षित था, वैसा ही। वैसे तुम्हें मेरे यहाँ होने का अनुमान कैसे लगा? ऐसा कहते हुए सुंदर नौजवान उस ऊंचे पर्वत के मार्ग पर कुछ दूरी पर दिखाई दिया। वो तेजी से विराज की ओर बढ़ा चला आ रहा था। उस सुंदर नौजवान ने विराज के पास आकर उससे कहा, मैं कविश सुकुमार हूँ। विराज ने कविश सुकुमार को ध्यान से देखा और उसके दिल में खतरे की घंटी बज उठी। ऐसा नहीं था कि कविश सुकुमार के शरीर से कातिलाना आभा निकल रही थी, लेकिन कविश सुकुमार की शक्ति और विराज की शक्ति के बीच फासला बहुत ज्यादा था। इस कारण से विराज को कविश सुकुमार से हल्की घबराहट महसूस हो रही थी। कविश सुकुमार उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि कविश सुकुमार को वहां देखकर विराज को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो जगह नीले पहाड़ों का खंडहर थी, जहां पर न जाने कितने ही राज दफन थे। कविश सुकुमार ने विराज को ध्यान से देखा और चौंकते हुए कहा, अच्छा, तो कोई वर्धन परिवार से यहाँ आया है। कविश सुकुमार जिस वर्धन परिवार की बात कर रहा था, वो काल्पी का वर्धन परिवार नहीं था, वो आकाशगंगा अकादमी का वर्धन परिवार था। विराज ने एक बात पर ध्यान दिया कि जिस समय कविश सुकुमार ने वर्धन परिवार का नाम लिया, उस समय उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। विराज ने जवाब दिया, मेरे पूर्वज वर्धन परिवार से थे। मुझे लगता है आप आकाश गंगा अकादमी के वर्धन परिवार की बात कर रहे हो। मैं काल्पी सिटी के वर्धन परिवार से हूँ। काल्पी वर्धन और अभय वर्धन दोनों आकाशगंगा अकादमी से थे, हालांकि वो वापस अपने वर्धन परिवार नहीं लौटे थे। विराज भी आकाशगंगा अकादमी के किसी भी वर्धन परिवार के पूर्वज से नहीं मिला था। विराज की बात सुनकर कविश सुकुमार समझ गया कि विराज क्या कहना चाहता था। उसने विराज की ओर देखकर कहा, कोई आश्चर्य नहीं। बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर तुम सच में वर्धन परिवार के सदस्य होते तो तलवार पूर्वज तुम्हें कभी भी अपना शिष्य नहीं चुनते। ये सुनकर विराज हतप्रभ रह गया और उसने चौंकते हुए पूछा, तो क्या तलवार पूर्वज का वर्धन परिवार से कोई मतभेद था? विराज को तलवार पूर्वज के जीवन के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। तलवार मणि में तलवार पूर्वज के बारे में काफी कम जानकारी थी। आकाशगंगा अकादमी के बारे में भी बहुत कम जानकारी थी। कविश सुकुमार ने विराज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत पुरानी बात है। तलवार पूर्वज ने अकेले अपने दम पर अपनी तलवार से आकाशगंगा अकादमी में हाहाकार मचा दिया था। अगर तुम्हें कभी आकाशगंगा अकादमी जाने का अवसर हासिल हुआ तो तुम्हें इस बारे में खुद ही मालूम चल जाएगा। तलवार पूर्वज ने आकाशगंगा अकादमी में घुसकर वहां त्राही मचा दी थी। ये जानकर विराज के होश उड़ गए। वो बेचैन नजरों से कविश सुकुमार की ओर देखने लगा। विराज समझ चुका था कि कविश सुकुमार को तलवार पूर्वज और वर्धन परिवार के बारे में काफी जानकारी थी। वो उस जानकारी को पाने के लिए लालायित हो उठा। आखिर कविश सुकुमार नाम का ये सुंदर नौजवान कौन था? ये बादलों के ऊपर किसकी सुरक्षा कर रहा था? वर्धन परिवार से कविश सुकुमार का क्या संबंध था? क्या विराज को कविश सुकुमार की वजह से वर्धन परिवार के किसी गुप्त रहस्य के बारे में पता लगने वाला था? कविश सुकुमार ने विराज को बताया कि तलवार पूर्वज अपनी तलवार लेकर आकाशगंगा अकादमी में घुस गए थे और वहां पर त्राहिमाम मचा दिया था। कविश सुकुमार की बात सुनकर विराज के होश रफ्ता हो गए। आकाशगंगा अकादमी मानव प्रजाति का सर्वोच्च संस्थान था। ये ऐसी जगह थी जहां पर मानव प्रजाति के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बसते थे। उस जगह संत अधिपति स्तर से ऊपर के कई योद्धा मौजूद थे। इसके बावजूद तलवार पूर्वज उस अकादमी में घुसपैठ करने में कामयाब रहे थे। वो सोचने लगा कि आखिर तलवार पूर्वज कितने शक्तिशाली थे। विराज के चेहरे के उड़ते हुए भावों को देखते हुए कहा, काविश सुकुमार ने कहा, अकादमी के शक्तिशाली योद्धाओं ने वापस हमला नहीं किया था।
वर्धन परिवार के शक्तिशाली योद्धाओं ने भी नहीं। जिन भी योद्धाओं ने तलवार पूर्वज के हमले का जवाब दिया वो सभी संत अधिपति से कम स्तर के योद्धा थे। कविश सुकुमार की बातें विराज को अचंभित किए जा रही थी। एक संत अधिपति स्तर का योद्धा पूरे कलिंजर एम्पायर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए काफी था और तलवार पूर्वज ऐसे संत अधिपति योद्धाओं की पूरी सेना के सामने आकाशगंगा अकादमी में घुसपैठ कर गए। तुम तलवार पूर्वज के शिष्य हो और उनकी महान विरासत के वारिस हो। भविष्य में जब भी तुम आकाशगंगा अकादमी जाओगे तो वहां के सभी लोगों का ध्यान बरबस तुम्हारी तरफ खींच जाएगा। ऐसा कहकर कविश सुकुमार ने विराज की आंखों में गहराई से देखा और कहा, वो सभी लोग तलवार पूर्वज से डरते हैं, इसलिए वो सभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन वो वहां पर तुम्हारी लिए चीजें मुश्किल कर देंगे। कविश सुकुमार को पूरा यकीन था कि आगे चलकर विराज आकाशगंगा अकादमी जरूर जाएगा और तलवार पूर्वज का शिष्य होने के नाते वो वहां आसानी से घुस पाने में सफल हो पाएगा। उसने विराज को सींग वाले ड्रैगन के साथ लड़ाई करते देखा था और वो समझ रहा था कि विराज की शक्ति के सामने जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा तक को भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। विराज के शरीर से निकलने वाली वहशी कातिलाना तलवार धार ने कविश सुकुमार का ध्यान अपनी ओर काफी ज्यादा खींचा था। उसके हिसाब से वहशी कातिलाना तलवार धार के दम पर विराज आकाशगंगा अकादमी में दाखिला पाने का हकदार था। इतनी कम उम्र में इतनी क्षमताएं लाना विराज की महान प्रतिभा को सूचित कर रहा था। कविश सुकुमार की बात सुनकर विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये तो उसी समय देखा जाएगा। विराज के पास इतने ट्रम्प कार्ड थे कि वो किसी भी खतरे से खुद की रक्षा कर सकता था। वैसे भी विराज को नहीं लगता था कि काल्पी वर्धन या अभय वर्धन के रहते उसे वहां पर कोई परेशान कर सकेगा। विराज की बात सुनकर कविश सुकुमार ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है। अच्छी बात है। इससे पहले विराज कुछ कहता कविश सुकुमार ने विराज की आंखों में देखकर कहा, खैर मैं अनगिनत सालों से इस जगह की रखवाली कर रहा हूं। आखिरकार मुझे कोई मिल गया है जिसकी क्षमता मुझे प्रभावित कर पा रही है। बच्चे मेरी तरफ देखो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत को पाने यहाँ आए हो। क्यों ठीक कहा ना मैंने? दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत, ये सुनकर चौंकने की बारी विराज की थी। उसे दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो तो यहाँ पर अभय वर्धन के उस खजाने का पता लगाने आया था जिसे अभय वर्धन यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। उसने नीले पहाड़ों के खंडहर से लौट चुके योद्धाओं के मुंह से भी कभी दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत के बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि पाराशल ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था जो यहाँ आकर जा चुके थे। विराज के चेहरे के भावों को देखकर कविश सुकुमार ने हैरानी के साथ कहा, तुम्हें नहीं मालूम? दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत बहुत ही कीमती थी। इसकी मदद से संतधिपति स्तर के योद्धा को तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद विराज को इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये जानकर कविश सुकुमार हैरान था। ये समझकर कविश सुकुमार सोचने लगा, विराज के भावों को देखकर तो लग रहा है कि दुनिया इस विरासत के बारे में नहीं जानती। अगर ऐसा है तो मेरा इतने अनगिनत सालों से यहाँ की पहरेदारी करना बेकार रहा। ऐसा सोचकर कविश सुकुमार ने लंबी गहरी सांस ली और थोड़ी लाचारी के साथ विराज से कहा, दैत्याकार देव संप्रदाय की विजयालय भूमि को लंबे अरसे पहले नष्ट कर दिया गया था। उस समय दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत बची रह गई थी। मेरा दैत्याकार देव संप्रदाय के साथ संबंध था, इसलिए मैं यहाँ की पहरेदारी करने लगा। काफी वक्त पहले दैत्याकार देव संप्रदाय की इस विरासत को नष्ट करने की कोशिश की गई। उस समय इस विरासत को बचाने के लिए मैंने अभय वर्धन को ये विरासत कुछ समय के लिए सौंप दी। अभय वर्धन इस विरासत को अपने साथ राजधानी ले गए जहां उनसे इस विरासत को छीनने की कोशिश की गई। कुछ समय बाद मामला शांत होने पर अभय वर्धन इस विरासत को वापस यहाँ पर रख गए। तब से ये विरासत यही है
और कोई भी इस विरासत को हासिल नहीं कर सका। कविश सुकुमार की बात सुनकर विराज को सारी बातें समझ आने लगी कि जिस अभयवर्धन के खजाने को ढूंढने वो यहाँ आया था वो दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत थी, जिसे बचाने के लिए अभयवर्धन अपने साथ राजधानी ले आए थे। ये समझकर विराज सोचने लगा, इसका मतलब ये विरासत वर्धन परिवार की विरासत का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही विराज कविश सुकुमार की उम्र को लेकर भी हैरान परेशान हो रहा था, क्योंकि कविश सुकुमार जो दिखने में एक युवा लग रहा था, उसकी बातों के हिसाब से उसकी उम्र 10,000 साल थी। एक संत अधिपति स्तर का योद्धा भी 5,000 साल ही जीवित रह पाता था। ऐसे में कविश सुकुमार किस स्तर का योद्धा होगा, ये सोचकर ही विराज हैरान हो रहा था। कविश सुकुमार ने विराज को बताया, दैत्याकार देव संप्रदाय में 10 से ज्यादा संत अधिपति स्तर के योद्धा थे। उनमें से 3 योद्धा तो संत अधिपति स्तर से ऊपर के योद्धा थे। दैत्याकार देव संप्रदाय के पास पालतू प्रेत दैत्याकार जानवर भी थे। हालांकि 100 प्रजातियों के साथ लड़ पाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन दैत्याकार देव संप्रदाय अपने समय के सबसे शक्तिशाली बलों में से एक थे। हालांकि इतनी महान शक्ति रातों रात तबाह हो गई और अपने पीछे खंडहरों की एक दुनिया छोड़ गई। ये सुनकर विराज हक्का बक्का रह गया कि इतनी महान शक्ति को रातों रात तबाह कर देने वाली शक्ति का स्तर क्या रहा होगा। कविश सुकुमार विराज के मन के भावों को भांप गया और उसने तुरंत कहा, दैत्याकार देव संप्रदाय का नाश इंसानी शक्ति से नहीं हुआ था। क्या तुम्हें मालूम है कि नीले पहाड़ों का खंडहर एक परित्यक्त और खतरनाक भूमि कैसे बना? कविश सुकुमार की बात सुनकर विराज के अंदर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उसे ये तो मालूम था कि नीले पहाड़ों का खंडहर केपलर यूनिवर्स की 10वीं सबसे खतरनाक जगह थी, लेकिन ऐसा क्यों था, ये उसे नहीं मालूम था। विराज ने कविश सुकुमार से कहा, ज्येष्ठ, कृपया इस बारे में मुझे बताएं। ये जानने के बाद कि कविश सुकुमार की उम्र 10,000 वर्षों के आसपास थी, वो अब उससे बराबरी के दर्जे से बात नहीं कर सकता था। कविश सुकुमार विराज के एकदम नजदीक आ गया और विराज की आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर स्वर में उसने कहा, नीले पहाड़ों का खंडहर एक गुप्त मार्ग से सीधे पुनर्जन्म के छमार्ग से जुड़ा है। पुनर्जन्म के छमार्ग, ये सुनते ही विराज के दिल में हल्की घबराहट की घंटियां बज उठी। पुनर्जन्म के छमार्ग केपलर यूनिवर्स की दूसरी सबसे खूंखार परित्यक्त भूमि थी, जहां चारों ओर कातिलाना आभा फैली रहती थी। तलवार पूर्वज इस समय पुनर्जन्म के छमार्गों में ही मौजूद थे। उसने ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि नीले पहाड़ों के खंडहर किसी गुप्त मार्ग से इतनी खूंखार जगह से जुड़ा होगा। इस बात को पचाते हुए विराज ने अपने आप को शांत करते हुए कविश सुकुमार से पूछा, दैत्याकार देव संप्रदाय का अंत कैसे हुआ? दैत्याकार देव संप्रदाय अगर इतना शक्तिशाली था कि पुनर्जन्म के छमार्गों के जीवों को झेलने की क्षमता भी उनमें थी, तो उनका रातों रात अंत कैसे हो गया था? ये सवाल विराज के दिल में उठने लगा। कविश सुकुमार ने बिना कोई लागलपेट किए विराज को सारी बातें बताना शुरू किया। नीले पहाड़ों के खंडहर एक नीचे एक गुप्त मार्ग है। वो गुप्त मार्ग पुनर्जन्म के 6 मार्गों के असुर प्रजाति की विनाशी भूमि से जुड़ा था। विनाशी भूमि में पैदा होने वाले असुर लड़ाके किस्म के होते थे। इस विनाशी भूमि में रहने वाले असुरों के शरीर से निकलने तलवार धार यहाँ पर बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने लगी। ये असुर तलवार धार 100 प्रजातियों के विरुद्ध काफी विध्वंसकारी थी। किसी असामान्य कारण से असुर प्रजाति की उस विनाशी भूमि से बड़ी मात्रा में प्राणघातक तलवार धार उस गुप्त मार्ग से होते हुए नीले पहाड़ों के खंडहर में फैल गई। इससे नीले पहाड़ों के खंडहर में विजयालय भूमि में रहने वाले दैत्याकार जानवर और प्रेत दैत्याकार जानवरों का दिमागी संतुलन तेजी से बिगड़ने लगा। इन दैत्याकार जानवरों और प्रेत दैत्याकार जानवरों ने दैत्याकार देव संप्रदाय के लोगों पर धावा बोल दिया। इस हमले में दैत्याकार देव संप्रदाय के लोग बड़ी संख्या में मारे गए। साथ ही बड़ी संख्या में दैत्याकार जानवर भी मारे गए। इससे दैत्याकार देव संप्रदाय का सफाया हो गया और ये एक खंडहर में बदल गया।
आगे चलकर दैत्याकार देव संप्रदाय के मुखिया और कुछ ज्येष्ठ लोगों ने मिलकर दैत्याकार जानवरों और प्रेत दैत्याकार जानवरों को मार गिराया। लेकिन उन्हें मारने के क्रम में वो सभी बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ समय बाद वो सभी भी मारे गए। कविश सुकुमार की बात सुनकर विराज को धीरे धीरे सारी बातें समझ आने लगी थी। उसे समझ आ रहा था कि दैत्याकार देव संप्रदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में दैत्याकार जानवरों और प्रेत दैत्याकार जानवरों को पाला हुआ था। कोई भी बड़ी शक्ति उन्हें रातों रात तबाह नहीं कर सकती थी। कविश सुकुमार ने आगे कहा, भले ही दैत्याकार देव संप्रदाय तबाह हो गया था, इसके कुछ लोग किसी तरह जिंदा बचने में कामयाब रहे थे। उन्होंने ही दैत्याकार देव संप्रदाय की अपनी विरासतों को यहाँ रख छोड़ा था। उसी समय से मैं इस जगह पर रहकर उनकी विरासतों की रखवाली कर रहा हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कितने ही योद्धा नीले पहाड़ों के खंडहर में दाखिल हुए, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर किसी भी अजीब घटना को नहीं भांप सका और न ही वो दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत के बारे में ही जान सका। ये सारी बातें विराज के लिए एकदम नई थी। वो कविश सुकुमार की शक्ति को लेकर हैरान था, जो न सिर्फ एक संत अधिपति स्तर से भी ऊंचे स्तर का योद्धा था, साथ ही उसकी आत्मा की शक्ति भी सारी हदों को पार कर चुकी थी। यही कारण भी था कि विराज भी कविश सुकुमार के वहां होने के बारे में पता नहीं लगा सका था, जब तक कि खुद कविश सुकुमार ने नहीं चाहा कि विराज को उसका पता लगे। कविश सुकुमार ने आगे कहा, खैर वो सभी योद्धा कमजोर थे, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी अजीब महसूस नहीं कर सके और न ही मेरे अस्तित्व को ही भांप सके। भले ही वो विरासत अभयवर्धन की नहीं थी, लेकिन अभयवर्धन ने उसे हासिल तो किया ही था। इसलिए विराज ने कविश सुकुमार से एकदम सीधा सवाल पूछा, मैं दैत्याकार देव संप्रदाय की इस विरासत को कैसे हासिल कर सकता हूँ? आखिर विराज दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत को हासिल करने के लिए क्या करने वाला था? दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत को हासिल करने के लिए विराज के साथ क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना उसने बिल्कुल नहीं की थी? क्या विराज दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा?